हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में हम लोग ने कल आपको पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ाया था। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो ट्रेपीजियम की शुरुआत करने जा रहे हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास ट्रेपीजियम के ऊपर है और ट्रेपीजियम का मतलब होता है बेटा समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में। आप लोग सभी लोग कॉपी पेन खोल के बैठ जाएं। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज या ट्रेपीजियम क्या होता है देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं फिगर आपके सामने बना दे रहा हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, ABCD जैसे हमारा क्या एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब ABCD ट्रेपीजियम क्यों है, इसको ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुजी क्यों कहते हैं, सुन लो, ठीक है भाई। देखो समलंब चतुर्भुज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर डी से मैं AB पर परपेंडिकुलर डालूं, डी से अगर मैं AB पर परपेंडिकुलर डालूं या C से AB पर परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है। तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं D या CF, ये जो दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं D या CF, इन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ आपस में क्या होती, बराबर होती। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। नाम से पता चला समलंब, मतलब जहां पे लंब क्या हो, समान हो। लंब जहां पे समान होंगे वही समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। और चतुर्भुज क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। क्लियर है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, क्या ये आपको समझ में आ गया? समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें डाले गए लंबों की लंबाइयां आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज, या फिर बेटा क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आप दूसरी क्वालिटी इसकी देख लीजिए बेटा। समलंब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, जैसे AB BC CD और DA हैं। ये जो 4 भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखें, ठीक है। मतलब जो AB साइड है वो BC साइड के या CD साइड के या DA साइड के कभी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। कभी कभी बराबर हो भी जाता है तो वो एग्जाम में लिखा रहता है, तो उस तरह के ट्रेपीजियम को कहते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। देखो चारों साइड तो कभी बराबर हो नहीं सकती, हाँ 2 साइड बराबर हो सकती हैं। तो जब भी 2 साइड बराबर होती तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। वो क्या होता है वो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले अभी हम लोग ट्रेपीजियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, पहली बात तो ट्रेपीजियम में डाले गए जो भी परपेंडिकुलर होते हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। उसके अलावा ट्रेपीजियम 4 साइड से मिलकर बनता है, उन चारों साइड्स की लेंथ आपस में कभी बराबर नहीं होती है। क्लियर है। उसके अलावा अगली बात देख लो, जो AB साइड है वो CD साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये जो AB साइड देख रहे हो, AB साइड CD साइड के हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। मतलब AB और CD आपस में पैरेलल साइड है। और साथ ही साथ जो AD है, और जो BC है, और जो BC है वो आपस में नॉन पैरेलल साइड है। ऐसे करके मैंने काट दिया, इसका मतलब ये कैसी है, नॉन पैरेलल साइड है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें 2 पैरेलल साइड बेटा होती है और 2 नॉन पैरेलल साइड होती है। पैरेलल साइड कौन कौन सी होती है, AB और CD आपस में पैरेलल साइड है, क्योंकि आप देख लो AB और CD के बीच की दूरी हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। देख लो इसके बीच की दूरी BH है, ये BH है। अगर 2 भुजाओं के बीच की दूरी हर पॉइंट पे सेम होती है, इसका मतलब वो पैरेलल साइड कहलाती है। जबकि AD और BC साइड के बीच की दूरी सेम नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। क्लियर है, क्लियर। चलिए उसके अलावा इसके अंदर 2 डायगोनल पाए जाते हैं, एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है, ठीक है। एक AC डायगोनल है, एक BD डायगोनल है। तो डायगोनल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो डायगोनल के रिस्पेक्ट में कह सकता हूं, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम में जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को कभी भी समद्विभाजित नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बात और भी ध्यान रखना है आपको, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी नहीं काटते हैं। पहली बात तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करते और दूसरी बात डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी नहीं काटते हैं।
कहने का मतलब ये है कि मैं OA को OC के बराबर नहीं कह सकता हूं या OB को OD के बराबर नहीं कह सकता हूं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। उसके अलावा इसमें अगर मैं डायगोनल कहूं तो डायगोनल इसमें दो पाए जाते हैं, दो डायगोनल होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, एक AC विकर्ण है और एक BD विकर्ण है। एक AC विकर्ण है, एक BD विकर्ण है। AC विकर्ण की लंबाई D1 है और BD विकर्ण की लंबाई D2 होगी। ये D1 है बेटा, तो ये क्या होगा, D2 होगा। क्लियर है। मतलब दोनों डायगोनल की लंबाई भी आपस में कभी भी बराबर नहीं होती है और साथ ही साथ डायगोनल एक दूसरे को 90 पे भी नहीं काटते हैं। क्लियर है सबको, यहां तक बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे एक एंगल A दिख रहा है और एक एंगल D दिख रहा है। अगर मैं एंगल A में एंगल D ऐड कर दूं तो वो 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात केवल और केवल ट्रेपीजियम में ही लागू होती है कि जो एंगल A है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, अगर इन दोनों एंगल को मैं सम कहूं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल C भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। एंगल A प्लस एंगल D भी 180 डिग्री के बराबर होगा। उसके अलावा एंगल B प्लस एंगल C भी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं मतलब पैरेलल साइड के रिस्पेक्ट में, पैरेलल साइड के रिस्पेक्ट में इधर वाले एंगल का सम और पैरेलल साइड के रिस्पेक्ट में इधर वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। भैया ये बात क्या आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए हटा दो इसको। उम्मीद है कि आपको यहां तक बातें समझ में आएंगी। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम का मतलब है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें डाले गए लंबों की लंबाइयां अगर सेम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, ट्रेपीजियम कहलाएगा। ट्रेपीजियम में चारों भुजाएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। ट्रेपीजियम में ये AB और CD आपस में पैरेलल साइड होती हैं और AD और BC आपस में नॉन पैरेलल साइड होती है। ट्रेपीजियम में एंगल डायगोनल एक दूसरे को कभी बाइसेक्ट भी नहीं करते और कभी भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ट्रेपीजियम में जो दो डायगोनल होते हैं AC और BD डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल की लेंथ कभी बराबर नहीं हो सकती है। उसके अलावा एंगल A मतलब समानांतर भुजाओं के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है, एंगल A प्लस एंगल D और एंगल B प्लस एंगल C का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के बेटा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर भैया? चलिए हटा दो इसको। ये सारी बातें मैंने अभी अभी आपको समझाई हैं। उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा और आपको बातें भी समझ में आ रही हैं। बेटा जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ अगर आप उतनी बातें याद रखते हैं तो आपके लिए ज्योमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए अब मैं एरिया की बात करता हूँ। ट्रेपीजियम में एरिया की बात करता हूँ। एरिया जैसे मान लीजिए ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है। क्लियर। और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या, h है। क्लियर है। तो जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है वो देखिए क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, कहने का मतलब ये हाफ समानांतर भुजाओं का योगफल बोले तो AB प्लस CD और इनटू क्या, H। क्लियर है? ठीक है। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ समानांतर भुजाओं का योगफल इनटू हाइट। क्लियर? चलिए उसके अलावा अगर आपको नोट करना तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल मतलब जो विकर्ण है वो वर्टेक्स एंगल को समद्विभाजित नहीं करते हैं। मतलब अगर ये अल्फा ये बीटा है तो अल्फा कभी भी बीटा के बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर है? डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल मतलब अल्फा बीटा के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको और बताने जा रहा हूँ जो कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा वो सारे कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए बेटा मैं ट्रेपीजियम ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मान लीजिए ABCD हमारा क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ABCD ABCD हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है। इसके दो डायगोनल हैं बेटा, एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है। क्लियर है? और ये दोनों डायगोनल O बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं।
बाइसेक्ट नहीं कर रहे, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित का मतलब है जब बराबर बराबर काटते हैं। अभी क्या करें, प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदित का मतलब होता है कि केवल बस काट रहे हैं, ठीक है, बराबर बराबर नहीं काट रहे हैं। तो ओ पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए ओ पॉइंट पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ओ पॉइंट पर दो ट्रायंगल आपको बने हुए दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल AOB आपको दिख रहा है और एक ट्रायंगल COD दिख रहा है। क्या बच्चों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा होगा, ठीक है। आप देखिए बेटा, एक ट्रायंगल AOB दिख रहा है और एक ट्रायंगल COD दिख रहा है। तो मैं आपसे सीधे सीधे कह दे रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल AOB है, ट्रायंगल COD ये क्या होगा, समरूप होगा, बोले तो सिमिलर होगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। बच्चे कह रहे हैं कैसे सिमिलर होंगे, थोड़ा सा समझा दीजिए। बेटा आप खुद बताओ, ये अगर अल्फा होगा तो बताओ ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा। बच्चे कह रहे हैं कैसे होगा, आप बताओ। AB साइड CD साइड के पैरेलल है और मैंने आपको बोला है कि जब भी दो साइड्स आपस में पैरेलल हो तो उनके ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है या तिर्यक रेखा अगर कट करती है तो एक अंतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है भैया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एंगल बीटा होगा तो बेटा ये भी क्या होगा, बीटा होगा, वही सेम प्रॉपर्टी। उसके अलावा अगर मान लीजिए ये एंगल गामा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, गामा होगा। होगा कि नहीं होगा? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल शेषाभिमुख कोण। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिमिलैरिटी में ये बात नहीं बताई है कि सिमिलैरिटी में अगर किसी भी त्रिभुज के ये तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो गारंटी है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल बेटा आपस में सिमिलर होंगे तो बताओ इनकी साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा तो ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में बीटा के सामने देखो OA है कि नहीं? OA दिख रहा है, बीटा के सामने बेटा कौन है, OA है। और ट्रायंगल COD में, ट्रायंगल COD में बीटा के सामने कौन है, OC है। मतलब OA का OC के साथ रेशियो बराबर ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB में अल्फा के सामने कौन है, OB है। ट्रायंगल AOB में अल्फा के सामने कौन है, OB है। और ट्रायंगल COD में, ट्रायंगल COD में अल्फा के सामने कौन है, OD है। मतलब OB का OD। भाई ऐसे ही तो बताया था ना, एंगल के सामने बस देखना है, बीटा के सामने इसमें OA है, बीटा के सामने इसमें OC है, तो OA का OC के साथ रेशियो। अल्फा के सामने बेटा इसमें, अल्फा के सामने इसमें OB है, अल्फा के सामने इसमें OD है, तो OB का OD के साथ रेशियो। तो OA का OC के साथ रेशियो और OB का OD के साथ रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा बेटा, मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि OA इंटू OD बराबर OB इंटू OC। कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं? तो बेटा ये जो मैंने अभी अभी प्रूफ करके आपके सामने निकाल दिया है, ये आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। और ये बात केवल और केवल कहाँ पे अप्लाई होती है, हमें केवल और केवल ट्रेपीजियम में ही अप्लाई होती है। क्लियर है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेपीजियम में OA का OD के साथ रेशियो, देख रहे हो ऐसे घूम जाया करो, ऐसे OA का OD के साथ रेशियो और OB का OC के साथ, सॉरी OA का OD के साथ मल्टीप्लीकेशन और OB का OC के साथ मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप ये बात नहीं ध्यान रखते हो तो फिर बार बार आपको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके ये निकालना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका एग्जाम में इससे क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेपीजियम में जो विकर्ण होते हैं, ट्रेपीजियम में जो विकर्ण होते हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो OA का OD के साथ मल्टीप्लिकेशन और OB का OC के साथ मल्टीप्लिकेशन आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है भैया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके अलावा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्टली ही बता दे रहा हूं, देखिएगा क्या बता रहा हूं। जैसे आप देखिए विकर्ण AC है तो AC का स्क्वायर कर लो, विकर्ण BD है BD का स्क्वायर कर लो, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, ये नॉन पैरेलल साइड बताओ AD है, AD का स्क्वायर कर लो, नॉन पैरेलल साइड BC है, BC का स्क्वायर कर लो, प्लस टू टाइम्स पैरेलल साइड AB इंटू CD। क्लियर है सबको, बात समझ गए, ठीक है। तो ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम में अगर विकर्ण के रिस्पेक्ट में बात करो तो OA का OD के साथ मल्टीप्लिकेशन और OB का OC के साथ मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होगा। उसके अलावा अगर विकर्ण और साइड दोनों के रिस्पेक्ट में बात करो तब क्या होगा,
AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, बोले तो विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल असमानांतर भुजाओं के वर्गों का योगफल प्लस समानांतर भुजाओं के गुणनफल के दुगने के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लिखना हो यहां लिख भी लीजिए आप, विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर असमानांतर भुजा के वर्ग का योग, असमानांतर भुजा के वर्ग का योग ना प्लस 2 टाइम्स समानांतर भुजाओं का गुणनफल, प्लस 2 टाइम्स समानांतर भुजाओं का गुणनफल। क्लियर है भैया? ठीक है, तो विकर्णों के वर्गों का जो योगफल होता है वो असमानांतर भुजाओं के वर्गों का योग प्लस समानांतर भुजाओं के गुणनफल के दुगने के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है भैया? क्या बच्चे ये मेरी बातें समझ पा रहे हैं? भैया अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी समझ में आ रही हैं तो बेटा आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं कोई भी ऐसी कठिन बात आपको नहीं पढ़ा रहा हूं जो कि आपको समझ में ना आ पाए। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, और आपको वो क्वेश्चन करने में इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद ही उसको जान सकते हो। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ABCD एक ट्रेपीजियम है। आज की क्लास का ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें BC पैरेलल टू AD, जिसमें BC AD के समानांतर है, BC बराबर 16 है, AD बराबर बेटा 12 है, AD बराबर 12 है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, मतलब समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर है। ये 2 लाइन का मतलब है, ये पैरेलल लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन कौन नहीं कर लेगा? क्या ये बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। मैं आपको देखिए डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बेटा देखो, जैसे हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है, ये हमारा क्या है बेटा, ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ABCD। इस ट्रेपीजियम का क्या नाम है बेटा, ABCD है। और इस ट्रेपीजियम का जो नाम ABCD है, इसमें कह रहा है BC पैरेलल टू AD। ओहो, ठीक है, मामला देखो गड़बड़ हो गया ना। अगर इन्होंने कहा BC पैरेलल टू AD तो इसका मतलब मुझे कुछ नाम कुछ अलग रखना पड़ेगा, ABCD ऐसा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्होंने BC को AD के पैरेलल का है ना। मैंने यहाँ से शुरू किया था, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था। मामला मैंने सही कर दिया, कैसे? नाम चेंज कर दिया। भाई देखो, ये जो BC साइड है ये AD साइड के पैरेलल दिख रही कि नहीं दिख रही है? आराम से दिख रही है। अब तो दिख रही नहीं, पहले नहीं दिख रही थी। पहले तो वो नॉन पैरेलल जैसी दिख रही थी, अब तो भैया पैरेलल जैसी दिखने लगी है ना। तो BC जो है वो AD क्या है, पैरेलल है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है जो BC है 16 है, ये देखो भैया ये BC 16 है, AD कह रहा है 12, ये देखो AD 12 है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 10 सेंटीमीटर, ये देखो 10 सेंटीमीटर है। बताओ ये क्वेश्चन कौन नहीं कर लेगा? भैया ये क्वेश्चन तो हर एक बच्चा कर लेगा। अभी अभी मैंने आपको ट्रेपीजियम का एरिया बताया है, क्या? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो 16 प्लस 12, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो 16 प्लस 12 इंटू हाइट। हाइट कितनी? 10 है। बेटा इसको काट लो, ये 5 आ जाएगा, और 16 में 12 जोड़ने पे आ जाता है 16, 17, 18, 28 आ जाता है। और 28 गुणे 5 कितना होगा? 5 और 40 का 0, हासिल 4, 5 दूना 10, 10 4 14, और इसका आंसर आ गया कितना? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो भैया जो ट्रेपीजियम का एरिया आ गया वो कितना आ गया? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? बताओ क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज ऐसी लगी जो कठिन थी? नहीं, इस क्वेश्चन में तो कोई भी चीज कठिन नहीं थी। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं
अगला क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको ये बच्चा क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ABCD, क्वेश्चन नंबर 2। ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD एक ट्रेपीजियम है मेरे भाई। ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां AD पैरेलल टू BC, जहां AD BC के पैरेलल है। डायगोनल बोले तो विकर्ण, डायगोनल AC और BD, डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं बेटा। अगर AO बराबर 3, AO बराबर मेरे भाई 3, CO बराबर x माइनस 3, CO बराबर x माइनस 3, OB बराबर मेरे भैया 3x माइनस 19, OB बराबर 3x माइनस 19, OD बराबर x माइनस 5, OD बराबर x माइनस 5, तो x का मान क्या होगा? बच्चों ने कहा कि x का मान क्या होगा, हमसे पूछा गया भैया x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में देखो कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो बिना सोचे समझे एक सबसे पहले क्या बना लो, ट्रेपीजियम बना लो। ये देखो ABCD एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। और फिर से हमने गलत बना लिया ट्रेपीजियम तो सही बनाया है, उसका नाम सही नहीं रखा है। नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे मान लो अभी किसी के घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है और उसके मम्मी पापा ने उसका नाम मान लो रख दिया संदेश ना, संदेश रख दिया, तो उसको अपना नाम पसंद नहीं आ रहा है तो उसने अपना नाम बदल के कर लिया मैसेज ना। तो वही चीज यहाँ पे भी हो गई थी कि यहाँ पे पहले मैंने नाम रखा था तो इनको कंडीशन के अकॉर्डिंगली इनको समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने इनका नाम पलट दिया, ठीक है भाई। चाहे संदेश रहो चाहे मैसेज रहो, तुम रहोगे तो वही ना, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां AD पैरेलल टू BC है। AD BC के, ये देखो आप पैरेलल दिख रहा है ना, AD BC के पैरेलल है। क्वेश्चन में कह रहा है डायगोनल AC और BD, ये विकर्ण एक AC है और ये विकर्ण BD है, एक दूसरे को O बिंदु पर क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है AO बराबर 3, ये AO 3 है। CO x माइनस 3 है, CO बेटा x माइनस 3 है। OB 3x माइनस 19 है, OB ये देखो 3x माइनस 19 है। और OD x माइनस 5 है, OD x माइनस 5 है। तो कह रहा है x का मान क्या होगा बेटा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्रेपीजियम में मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन बोले तो OB का OA के साथ मल्टीप्लीकेशन, देखो वहां पे मैंने ABCD नीचे लिखा था ना, ABCD, तो वहां पे थोड़ा सा नाम चेंज हो गया था। हमेशा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखा करो, नाम ना रटा ना करो चीजों का। मैंने क्या कहा था, ऐसे जाके ऐसे घूम जाना। तो OB का OA के साथ मल्टीप्लिकेशन, OC का OD के साथ मल्टीप्लिकेशन, अब ऐसे लेंगे ना, कंफ्यूज नहीं है, मैं सही एकदम बता रहा हूँ, ठीक है। OB का OA के साथ मल्टीप्लिकेशन, OC का OD के साथ मल्टीप्लिकेशन आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो बेटा OB कितना है मेरे भाई, 3x माइनस 19 है। OA कितना है, OA 3 है। OC कितना है, x माइनस 3 है। OD कितना है, x माइनस 5 है। और इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आइए कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9x माइनस 9 त्रिक 57 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x, तो माइनस 8x प्लस 15 हो गया। सारे टर्म्स एक तरफ ले चलते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 9x उधर जाएगा तो 8x में 9x जोड़ जाएगा, माइनस 17x हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ 57 में बेटा 15 अगर जोड़ लो तो कितना होगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 7, 72 हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 आ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू बेटा 9 और 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9 और 8 नहीं आ जाएगी। बच्चे कह रहे कैसे, अबे यार 9 8 72 होता है ना, अगर 9 8 72 होता है यहाँ माइनस 9x माइनस 8x को वो सब कॉमन वॉमन लेके कर लेना घर में आराम से बैठ के, ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ले तो मुझे पता है। तो एक्स की वैल्यू 9 और 8 हो जाएगी। अगर नहीं कर पाते हो तो इनइक्वालिटी का यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, वहाँ पे बहुत कायदे से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 9 और 8 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 9 और 8 आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, या तो x यहाँ पे 9 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, दोनों ही x के मान संभव है क्योंकि कोई भी चीज माइनस में नहीं आ रही है। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है सबको, बात समझ गए? हटा दूं बेटा, चलिए हटा देता हूं। कोई भी चीज मैं ऐसी आपके सामने नहीं समझा रहा हूं कि मैंने उसे पढ़ाया नहीं है और बस मैं ऐसे ही हवा हवाई बात कर ले रहा हूं। मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले चीजें आपको समझाता हूं, उसके बाद उसके ऊपर क्या कराता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अलावा बेटा मैं आपको एक बात आपको समझा दे रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चे जो हमारे ऐप में पढ़ रहे हैं उनको अगर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो आप एक बार इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया उनको समझा दी जाएगी। ठीक है, अगर कुछ लोगों का ऑनलाइन में मन नहीं लग रहा है तो आके यहाँ पे संस्थान में मिल सकते हैं और आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है। ABCD एक ट्रेपीजियम है, AD पैरेलल टू BC, यदि AB बराबर 9, BC बराबर 12, BC बराबर 12, CD बराबर 15, CD बराबर 15, DA बराबर 20, DA बराबर बेटा 20। ठीक है, तो विकर्णों विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा, विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। ABCD एक ट्रेपीजियम है, AD पैरेलल टू BC, यदि AB बराबर 9, BC बराबर 12, CD बराबर 15, DA बराबर 20, तो विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सल्यूशन देखते हैं। बेटा कुछ नहीं करेंगे, एक ट्रेपीजियम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक ट्रेपीजियम बना लेंगे और इस ट्रेपीजियम का नाम है ABCD। और क्वेश्चन में कह रहा है जो AD है वो BC के क्या है, पैरेलल है। देख लो, दिख भी रहा है AD BC पैरेलल है। कह रहा है AB 9 है, BC 12 है, CD 15 है ना, और DA 20 है। तो कह रहा है विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। बोले तो ये विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सॉरी हाँ AC होगा ना बेटा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये नॉन पैरेलल साइड 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बेटा कह दो नहीं पढ़ाया है, अभी अभी तो पढ़ा है मेरे भाई। ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 12 गुणे 20। बताओ, ये प्रॉपर्टी अभी यही पढ़ाई थी। बताओ मेरे भाई, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 12 दूना 24, 24 दूना 48, 480 यहाँ से आ गया ना। और 480 में 225 प्लस 81 जोड़ोगे तो आंसर आ गया 786। कुछ लोगों के लिए नंबर लकी होता है, पता नहीं कैसे लकी होता, मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन हाँ लकी होता है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, ये प्रॉपर्टी लगा दोगे और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि ये सारी बातें भैया आपको समझ में आ रही होंगी। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझाना चाहता हूँ और उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में मैं फिर आपको कल पढ़ाऊंगा। बेटा मैं ज्योमेट्री में ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते आपकी आँख लग जाती है। ठीक है, और जब आँख लग जाती तो मैं तो बोलता रहता हूँ और पता चला तुम सपनों की दुनिया में खो जाते हो ना। इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, आगे आने वाले टॉपिक में मैं थोड़ी सी बड़ी क्लास कर दूंगा। ठीक है, आइए चलिए हटा दो इसको। एक अगला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ।
चलिए आइए अगली बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए अगली बात करते हैं, मिड पॉइंट सेगमेंट। हम लोग एक अगली बात करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट सेगमेंट। मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होता है? मिड पॉइंट सेगमेंट, मिड पॉइंट सेगमेंट का मतलब होता है मध्य बिंदु प्रमेय। सॉरी, मध्य बिंदु प्रमेय तो नहीं कहेंगे, मध्य बिंदु और सेगमेंट का मतलब हिस्सा शायद होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिड पॉइंट सेगमेंट ही करके याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होता है। बेटा जैसे देखो, मिड पॉइंट सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ पे आता है? वो आता है आपका ट्रेपीजियम में। कहाँ आता है? ट्रेपीजियम में। बेटा जैसे मान लो ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है, ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है, और मान लो ये BD इसका विकर्ण है। बेटा BD इसका विकर्ण है, AD पे मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया, AD का मिड पॉइंट मैंने E ले लिया, और BC का मिड पॉइंट मैंने F ले लिया। क्या ले लिया? F ले लिया, ठीक है। AD का मिड पॉइंट मैंने E ले लिया, ये E क्या है बेटा? मिड पॉइंट, नाम ही है मिड पॉइंट सेगमेंट, तो मिड पॉइंट तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना मेरे भाई, ठीक है। F भी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। तो AD का मिड पॉइंट मैंने E ले लिया और BC का मिड पॉइंट मैंने F ले लिया, और मैंने E को F से क्या किया? मिला दिया मेरे भाई। E को F से मिला दिया तो ये BD को O पॉइंट पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने बेटा यही बोला कि ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है, BD हमारा विकर्ण है, E AD का मिड पॉइंट है, FB BC का मिड पॉइंट है, और जो O है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? EF का और BD का। क्लियर है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं मेरे भाई कि जो EO होगा, जो EO होगा, अगर मान लीजिए आपसे कभी कभी EO पूछ ले, तो जो EO होगा वो क्या होगा? AB/2 होगा। क्या होगा? AB/2 होगा। बच्चे कह रहे हैं वो कैसे होगा? अबे यार, मैंने क्या आपको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ा रखा है? पढ़ा रखा है। बताओ, DAB एक त्रिभुज बना रहा है, E मिड पॉइंट है तो O भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि EO AB के पैरेलल है। तो बताओ AB जितना भी होगा EO उसका आधा होगा कि नहीं होगा? ये तो मैंने पढ़ा रखा था। कह दो नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। नहीं पढ़ते हो तो मैं क्या करूं, ठीक है। EO AB/2 होगा। अगर मैं कहूं OF क्या होगा बेटा? OF क्या होगा? OF होगा CD/2। OF क्या होगा? CD/2। वही सेम चीज, ट्रायंगल BCD ले लो, ट्रायंगल BCD ले लो, तो जो OF है वो CD के पैरेलल है, और F मिड पॉइंट है तो वो भी मिड पॉइंट होगा, तो जो OF होगा वो CD का क्या होगा? आधा होगा। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं EO और OF को जोड़ दूं, EO और OF को जोड़ दूं तो EF बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? EO में OF जोड़ दो तो बेटा EF बन जाएगा, और जब EF बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? AB प्लस CD/2 हो जाएगा। बोलो मेरे भैया, क्या ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? और यही मिड पॉइंट सेगमेंट से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। मिड पॉइंट सेगमेंट से यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और इसी कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में याद रखना होगा, और याद रखना ही होगा, तभी आपका कोई ना कोई एग्जाम अच्छे से निकल पाएगा, और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो मिड पॉइंट सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहाँ पे यूज होता है? वो ट्रेपीजियम में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? ट्रेपीजियम में। जैसे ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम था, E हमने मिड पॉइंट ले लिया, F भी मिड पॉइंट ले लिया। अगर मैं EO कहूँ तो EO क्या होगा? AB का आधा होगा। OF कहूँ तो OF क्या होगा? CD का आधा होगा। और EF कहूँ तो EF किसका आधा होगा? पैरेलल साइड्स के सम का आधा होगा। AB प्लस CD/2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, अच्छा, अब मैं इसके ऊपर बेटा क्या आपको एक क्वेश्चन करा दूं? हाँ, एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आज आपसे फिर गुड बाय कर लूंगा, फिर हम लोग मिलेंगे। चलिए आइए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। ABCD एक ट्रेपीजियम है। बेटा डेली का डेली क्लास आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके लिए की जा रही, बहुत मेहनत के साथ ये आप ही के लिए की जा रही हैं। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे तो समझ लो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि इतनी जो मेहनत की जा रही है, आप लोग ये सोचते हो कि बस सर लोग खड़े हो जाते हैं कैमरे के सामने और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बेटा ऐसा ज़रा सा भी नहीं है। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल टू CD है, AB और CD का रेशियो 5:4 है,
ए बी और सी डी का रेशियो 5:4 है। ई और एफ ए डी और बी सी के मिड पॉइंट है। ई और एफ ए डी और बी सी के क्या है बेटा? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ई और एफ ए डी और बी सी के मिड पॉइंट है। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो एक चतुर्भुज बनेगा ए बी एफ ई, इसके अंदर एक चतुर्भुज बनेगा ए बी एफ ई और एक चतुर्भुज बनेगा सी डी एफ ई। इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? ये आपसे छोटी सी बात इन्होंने पूछ ली है। चलिए, अगर इन्होंने पूछ लिया है तो अब हम लोग इनको करके भी दिखा देंगे। आइए देखते हैं। ये ए बी सी डी हमारा क्या है बेटा? एक ट्रेपीजियम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, एक ट्रेपीजियम है। कह रहे ए बी का रेशियो 5 है, सी डी का रेशियो 4 है, तो यहाँ 5 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा ई और एफ, ई मिड पॉइंट है ए डी का, एफ मिड पॉइंट है बी सी का ना। ई और एफ ए डी और बी सी के क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो कह रहा है ए बी एफ ई, इसको बी को डी से मिला देते हैं ना, ये देखो, ठीक है ना। कह रहा है कि ये जो ए बी एफ ई बन रहा है, ए बी एफ ई दिख रहा है ना, ये देखो एक बन रहा है, ठीक है ऐसा, और एक बन रहा है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। तो मतलब ऊपर वाले का और नीचे वाले का और ऊपर वाले के एरिया का रेशियो बताना है। बहुत आसान काम है मेरे भाई। एक बात बताओ कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ई एफ निकालूं, तो ई एफ मैं निकाल सकता हूँ ना? कैसे? 5 में 4 जोड़ के बटे 2 कर लो तो 4.5 आ जाएगा। बताओ, ई एफ 4.5 आ जाएगा यार, अभी तो पढ़ाया था ना, ठीक है। जो ई एफ होता है मिड पॉइंट सेगमेंट के थ्रू 5 4 9 बटे 2 4.5 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा भाई ये बताओ, ई मिड पॉइंट है किसका? ए डी का, और एफ भी मिड पॉइंट है किसका? बी सी का। तो बताओ, अगर ई से मैं डी तक की दूरी लूँ ना, यहाँ से ये वाली दूरी लूँ, तो मान लो ये वाली दूरी h होगी, तो बताओ ई से अगर मैं a तक की दूरी लूँ तो वो भी तो h ही होगी। बच्चे कह रहे हैं क्यों होगी? अरे मेरे भाई ई मिड पॉइंट है ना, अगर ई मिड पॉइंट है तो ई से ऊपर जाओगे यहाँ तक तब भी दूरी बराबर होगी, ई से नीचे तक तब भी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। h होगी कि नहीं होगी? और क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हमसे कह रहा है कि ए बी एफ ई और सी डी एफ ई के एरिया का रेशियो बताना है। तो बताओ ए बी एफ ई को देखूं तो बताओ ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये हाइट भी h है। तो बताओ एरिया का, एक तरह का ये ट्रेपीजियम तो बन रहा है ना, और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, बोले तो 5 + 4.5 इंटू हाइट बोले तो h ना, डिवाइडेड बाई हाफ। इसका देख लो, ये भी ट्रेपीजियम बना रहा है तो 4 + 4.5 और इंटू हाइट। बच्चे कह रहे हैं यहाँ तो रेशियो दिया था फिर भी आपने ऐसे कर दिया। बेटा ये भी तो रेशियो के फॉर्म में ना, तो अगर तुम x भी मान लोगे तब भी x से x क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए, कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। h से h कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ। 5 में 4.5 जोड़ो 9.5 आता है, और 4 में 4.5 जोड़ोगे तो 8.5 आता है। डेसिमल से डेसिमल काट लो, 5 से काटोगे तो ऊपर 19 आएगा और नीचे 17 आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 19:17, और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। कल हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हम लोग खत्म करेंगे, क्वाड्रिलेटरल हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल बाद हम लोग पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी 2-3 क्लास लगेगा। और पॉलीगन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, और सर्कल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम लोग की पूरी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। बेटा ज्योमेट्री में टाइम लगता है तो क्या ही करें, ठीक है। पढ़ाने को तो मैं 7-8 दिन में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योमेट्री में इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।